नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बांदा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भाजपा नेता श्वेता सिंह की मौत का ये पूरा मामला है। मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आरोपी पति की अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। भाजपा नेता की मौत के बाद से आरोपी पति फरार है और श्वेता के ससुर, सास और जेठ भी फरार चल रहे हैं। श्वेता के भाई की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। पति समेत सास, ससुर और जेठ पर केस दर्ज किया गया है। भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्या और उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी की भी नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं बांदा से। भाजपा नेता श्वेता सिंह की मौत का ये पूरा मसला है। देखिए, मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अभी कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है कि उसका पति है कहां पे, श्वेता का पति कहां पर है, उसके ससुराल वाले कहां पर हैं। इसको लेकर अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। ये बड़ी जानकारी। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं डिटेल्स के साथ। हमारे सहयोगी अभय निगम जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभय, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, पुलिस क्या कुछ कह रही है पूरे मामले को लेकर? ससुराल वाले कहां पर हैं, क्या जानकारी उनको लेकर मिल पाई है और कितनी टीमें गठित की गई हैं जो पड़ताल कर रही हैं? क्या जानकारी, क्या अपडेट है सबसे पहले? देखिए दीपा, इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि हमने जो श्वेता के भाई ने तहरीर दी थी उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है 4 लोगों के खिलाफ। उसमें दीपा के ससुर, सास, जेठ और खुद दीपक, इन 4 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मामला तो दर्ज कर दिया है। लेकिन पुलिस जो शुरुआती जांच में पुलिस का ये कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हैंगिंग दिख रही है, आत्महत्या। उसी बिंदु पे पुलिस जांच करने की बात कर रही है। लेकिन जब पुलिस ने हत्या और उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की? ये तो बात का विषय है कि जांच होगी और उसमें आगे क्या कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी को लेके कल श्वेता की 12 साल की मासूम बच्ची ने भी अपील की थी प्रधानमंत्री मोदी और योगी से कि उसकी मां को न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द इन सब की गिरफ्तारी हो। एसपी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिनंदन सिंह जी, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अभिनंदन सिंह जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ जी, नमस्कार जी। कहाँ तक पहुंची है सर जांच और गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी है क्या? ये कहा जा रहा है केस दर्ज तो कर दिया गया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। क्या जानकारी दे सकते हैं दर्शकों को? देखिए, ये इस मामले में FIR पंजीकृत हुई सकता है। जैसे इन लोगों ने तहरीर दी थी, पोस्टमार्टम पे भी जो रिपोर्ट आई है उसमें एंटीमार्टम हैंगिंग आई है। अच्छा। उसके आधार पर हम लोग की इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही थी। उसमें एक व्यक्ति जो मुख्य आरोपी है उसके लिए टीमें लगाई हैं और हम लोग आज उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। काफी लीड्स मिल गई है टीम उसके अच्छा। लोकेशन के बारे में और आज जो है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाएगी। किस किस पर केस दर्ज किया गया है अभिनंदन जी, वो भी जरा बताएं। देखिए, उनके घर में जो उनके फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है और एक और भाई है जिसपे इनके अलावा, जो पति के अलावा, इन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अच्छा, टोटल 4 लोगों पर केस दर्ज। ठीक है, और आज गिरफ्तारी हो जाएगी। आरोपी पति आरोपी है, आप ये जानकारी दे रहे हैं और उसी की गिरफ्तारी की बात आप कर रहे हैं कि आज गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए, मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है जिससे कि उनका लगातार डिस्प्यूट चल रहा है और वो है उनके हस्बैंड। और जैसे ही ये हम लोगों को संज्ञान में आया उसके बाद हम लोगों ने अपनी टीमों को लगा दिया है और टीमों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है तो हम लोग उस चीज को सुनिश्चित करें। अच्छा, आरोपी के परिवार वालों को लेकर भी अभिनंदन जी क्या जानकारी है? क्योंकि आरोपी का जो खुद पिता है वो DIG रह चुके हैं, ये कहा जा रहा है। उनकी तरफ से कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है? नहीं, उनकी तरफ से कोई बात नहीं। जो बात निकल कर आई है वो यही है कि इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहे थे लगातार और पिछले कुछ दिनों में मीडिएशन के भी काफी प्रयास हो रहे थे जिसकी वजह से मायके और ससुराल पक्ष के लोग साथ बैठ रहे थे। उस दिन भी इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था और उसी रेस में इन्होंने ये कदम उठाया है और उसके बाद फिर जो है ये लोग फरार हो गए हैं। जो इनके हस्बैंड है वो फरार हो गए। हालांकि बाकी लोग हैं, अभी उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी आगे कार्रवाई हम लोग की करेंगे।
अच्छा अभिनंदन जी, लोकेशन मिल गई है आरोपी की और कितने बजे तक गिरफ्तारी हो जाएगी, जरा वो थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप दे दें, कितने बजे तक संभव है? जल्दी हो जाएगी। देखिए बजे तो ठीक नहीं होता है इन सब चीजों में, लेकिन हाँ ये है कि बिल्कुल जल्दी हो जाएगी और हम लोग के पास पुख्ता लीड्स हैं, हम लोग कर लेंगे। अच्छा, और श्वेता के परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ बातें कही जा रही है अभिनंदन जी? देखिए उनके परिवार में हम लोग मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की थी, उनके परिवारजनों से बात की थी, उनके बच्चों से बात की थी, मैंने सभी से बात की थी और यही चीज निकल कर आ रही थी कि लगातार इन लोगों के बीच में झगड़े होते थे, मारपीट होती थी और उस वजह से ही उन लोगों ने ये ड्रास्टिक कदम उठाया उन्होंने और इसी वजह से हम लोग उनकी जो है इस मामले में गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं और ये सभी से हम लोगों ने बात की। खुद मैंने वहाँ पे मौका मुआयना किया था, हमारी फील्ड यूनिट भी गई थी और सारे सीन ऑफ क्राइम को भी हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा था। तो जो और उसके बाद पोस्टमार्टम में भी एंटीमार्टम हैंगिंग आई है, लेकिन हम लोग की जो इन्वेस्टिगेशन है अभी चल रही है और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। सभी जो एविडेंसेस के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिनंदन जी हमसे जुड़ने के लिए भी और चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। आपने कहा कि लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है और जल्द ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी। परिवार वालों से भी लगातार बातचीत हो रही है। अभय निगम लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, वो परिवार वालों के साथ ही वहां पर मौजूद है। अभय, वहां पर परिवार वाले श्वेता के मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत कीजिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बात जरा बताएं, उनसे बातचीत कीजिए अगर पॉसिबल है तो। जी दीपा, यहाँ पर मेरे साथ श्वेता के परिवार वाले मौजूद है, उनकी बहन है, उनके भाई है और उनकी 12 साल की वो मासूम बच्ची गौरी भी मौजूद है, जिसने कल अपील किया था प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से न्याय की। तो आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी जी, आपका क्या नाम है? प्रिया, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, उनसे दूसरे नंबर वाली। प्रिया, क्या कारण है इस घटना के पीछे, क्या रहा कारण? मेरी बहन को बहुत मानसिक टॉर्चर करता था, बहुत। वो आदमी पीने के बाद बहुत उसको गंदी शब्द बोलता था। हम लोग उससे नहीं बताते, जब हम लोग पूछते थे उससे तब रोती थी, कहती थी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं नहीं जीना चाहती। पर हम लोग कहते थे बच्चों के लिए जियो, उस आदमी को तुम छोड़ दो। पर वही उसको तलाक नहीं दे रहा था ना। मेरी बहन कहती थी मुझे तलाक दे दो तुम, तो कहता है मैं तुम्हें तलाक दूंगा, मुझे तुम्हें मेहनत वो देना पड़ेगा, तू दे मुझे तलाक, तू दे मुझे तलाक। घटना के पीछे कारण किस तरह के थे? वो बहुत कुछ उनके साथ करता था, उनको टॉर्चर करना, माइंडली डिस्टर्ब करना, कहता था तुझको मैं पागल घोषित कर दूंगा और लड़कियों को बुलाना, बहुत कुछ। मेरी दीदी को कहाँ तक बर्दाश्त करती है सब चीज़ें, वो नहीं बर्दाश्त करती। एक बात आ रही थी कि वो बेटियां थी 3 श्वेता के, तो बच्चे को लेके भी कुछ? हाँ, बच्चों को भी लेकर था कि 3 बेटियां हैं, लड़का नहीं है। उनके ससुर उनको बोलते थे ये सब चीज़ें कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद वो DIG थे, तब इतने बोलते थे मेरी बहन को। पैर छूने गई 2 दिन पहले, वो पैर छूने गई, आए घर पैर छू, कहते तुझसे मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे बेटे को तलाक दे दे, तेरे औलाद नहीं है। क्या लड़कियां औलाद नहीं होती? अच्छा, अभी तक पुलिस की जांच कहाँ तक पहुंची, कितना न्याय मिल पाया अभी? कुछ भी नहीं न्याय मिला अभी तक। तो पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं, 2 दिन से नहीं पकड़ पा रहे हैं पुलिस वाले। 2 दिन से क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? आए, कल आए, परसों आए, चले गए, कोई संताना नहीं, कुछ भी। हम लोगों को कुछ तो मिल नहीं रहा है कि कुछ प्रूफ दो कि हाँ वो पकड़ा गया, कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। कैसे हमें न्याय मिलेगा? क्या दीपक के परिवार के कोई लोग इस बीच आए यहाँ? नहीं आए, कोई बच्चों के पास भी नहीं आया। बेटा, ये हमारे साथ श्वेता की बच्ची भी मौजूद है, उससे जानने का प्रयास करते हैं। गौरी है साथ में। गौरी, ये बताइए कि आपकी मम्मा की कैसे डेथ हुई, क्या दिक्कत थी उस समय, किस तरह का झगड़ा होता था? मेरे पापा ड्रिंक करके डेली मेरी मम्मा को गालियाँ देते थे, उन्हें बुरा बुरा बोलते थे। जब मेरी मम्मा मना करती थी कि मत करो तो उन्हें और चिल्लाते थे। और जब मैं स्कूल जा रही थी उस दिन, तब मुझसे कह रहे थे कि जब तुम वापस आओगे स्कूल से तब तुम्हारी मम्मा तुम्हें मरी मिलेगी। फिर जब जो अंकल मुझे छोड़ने जा रहे थे, मैंने उनसे कहा था कि चलिए घर चलते वापस, उन्होंने कहा नहीं। और जब वो स्कूल से हम लोग को लिवा के आ रहे थे पापा, तब उन्होंने कहा, मैंने पूछा पापा क्या हुआ है बताओ कुछ, तो कह रहे थे घर जाओ पता चलेगा। और उन अंकल से कह रहे थे जो हुआ अच्छा हुआ, एक बला तो टल गई कम से कम। क्यों लड़ते थे? पापा मम्मी की लड़ाई किस बात पे होती थी अक्सर? मेरी मम्मा उन्हें ड्रिंक नहीं करने देती थी, उन्हें
फालतू की चीज़ें नहीं करने देती थी, इसी वजह से। तो क्या सारा दिन ड्रिंक करते थे क्या? हाँ, सुबह से लेके रात तक ड्रिंक करते रहते थे। हमारी मम्मा ने पापा दादी से भी बताया था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, मम्मा को ही दोषी ठहरा दिया। अब आप क्या चाहती हो? कल भी आपने मांग की थी प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से, आप क्या चाहती हैं? मेरी मम्मा को न्याय दिला दे बस योगी जी और मोदी जी एक बार। किस तरह का न्याय चाहती हैं? मेरे पापा को जेल भिजवा दे बस। उन्हीं ने ही किया है? हाँ, उनने किया है। मेरी मम्मा को इतना माइंडली टॉर्चर कर दिया था, वो इतना मारा कि उनके एक साइड नीला पड़ गया था। वो इतनी मजबूर थी, इतनी कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गलत आई। वो कह रहे कोई चोट नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है जब उनके पूरा नीला पड़ा है, तो कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत आई है। तो ऐसा क्यों हुआ? किस वजह से? क्या लगता है किसका हाथ है इसमें? सिर्फ दीपक सिंह का हाथ है। जी, हमारे साथ उनके भाई भी मौजूद हैं, श्वेता के भाई हैं, उनको पूरे मामले की जानकारी है, वो शुरू से यहाँ रहे हैं, आते जाते रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। शुभम, ओमकार, ये बताइए कि आपने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, ठीक है, और इनमें से किसकी गिरफ्तारी हुई और अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, और क्या चाहते हैं आप और क्या रहा पूरा प्रकरण? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई गिरफ्तारी, ना कोई पुलिस सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके ससुर साहब, मेरी दीदी के ससुर DIG थे, तो इस वजह से पुलिस प्रशासन उन्हीं का साथ है। मुझे तो ऐसा लगा पूरा पुलिस प्रशासन उनके साथ है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं। मेरी बहन को इतना मारा था, नौकर ने भी बताया था, दीदी का झगड़ा होता, यहाँ तक उनकी जेठानी फ़ोन पर थी, फ़ोन पे ही शुरू हो गया था वो मारना। उनकी जेठानी ने ही कॉल करके, मतलब जब फ़ोन वहाँ से तोड़ा तो गया, मेरी दीदी का फ़ोन उसने तोड़ दिया, और फिर मेरी एक पड़ोस में बुआ रहती हैं, तो उनकी जेठानी ने जल्दी बुआ को कॉल किया कि बुआ वहाँ पहुँचो, श्वेता को मार रहा है। जब तक वो आई तब तक यहाँ मेरी दीदी मतलब नहीं थी। अच्छा ओमकार, ये बताइए कि अक्सर आप आते जाते थे, यहाँ रहते भी थे, तो किस बात को लेकर लड़ाई होती थी दोनों के बीच? झगड़े की वजह क्या थी? उसकी बहुत गंदी आदत थी, मतलब लड़कीबाज टाइप का इंसान था, मतलब उसी काफ़ी दलालों से संपर्क थे। उसने दीदी ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी थी कि मुझे इतने लड़की चाहिए, लखनऊ कानपुर जाता था तो उससे लड़कियां डिमांड करता था लोगों से, वही सारी रिकॉर्डिंग दीदी सुन ली। तो इनका झगड़ा 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा इस मामले में हुआ, मतलब ठीक है, अयास था एक पूरी, बहुत बुरी तरह अयासी भरी थी। अच्छा, अभी मैसेज भी उन्होंने किया था घटना से कुछ दिन पहले, मैसेज क्या था और क्या बताया था मैसेज में? आपको दिखाता हूँ, आप बता दीजिए। बस यही था कि मतलब कि इन दिनों अगर मुझे कुछ होता तो इसके सारा जिम्मेदार दीपक सिंह गौर होगा। अभी बाद में मैंने काफ़ी समझाया तो कहती है कि भैया वो मुझे मारने का प्लान कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये परिवार वालों की बात हम लगातार बता रहे हैं। श्वेता के परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, भाई बहन और छोटी सी मासूम बच्ची भी है जो इंसाफ की गुहार लगातार लगा रही है और सीधे अपने पिता पर ही आरोप लगा रही है कि अक्सर वो टॉर्चर करते थे, मारपीट करते थे और लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पिता पर ही बेटी का भी आरोप है और परिवार वाले भी दीपक सिंह यानी कि श्वेता के पति पर ही आरोप लगा रहे हैं कि असली दोषी वही है। पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल दाग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए पूरे मामले को लेकर। चलिए अभय, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, मायावती और अखिलेश यादव में जुबानी जंग लगातार जारी है। मायावती ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। बसपा से किसी नेता के पीएम बनने पर बोली मायावती, अखिलेश को बचकाने बयान देने से बचना चाहिए, बचने की आवश्यकता है। मायावती ये कह रही हैं अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश कई पार्टियों से गठबंधन करके भी सीएम नहीं बन पाए, मायावती ने निशाना साधा है। अब देखिए किस तरीके से ट्वीट वॉर चल रहा है दोनों के बीच में। देखिए ट्वीट दिखा रहे, सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर और कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके तो फिर वो दूसरों का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं, ये ट्वीट किया है मायावती ने। इसके बाद देखिए, इसके साथ ही जो पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करके भी यहाँ खुद 5 सीटें ही जीत सके हैं तो फिर वो बीएसपी की मुखिया को कैसे पीएम बना पाएंगे। अतः
इनको ऐसे बचकाने बयान देना बंद करना चाहिए। ये और देखिए तीसरा बैक टू बैक 3 ट्वीट किए हैं। तीसरा ट्वीट है, साथ ही मैं आगे सीएम और पीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं अपने कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई भी नहीं बन सकती हूं। अतः अब यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। ये मायावती का ट्वीट है। बैक टू बैक इस तरीके से ट्वीट वॉर किया है, आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने आखिर मायावती को लेकर क्या कुछ कहा था। जो उन्हें सम्मान हक मिलना चाहिए था, शायद भारतीय जनता पार्टी उस हक और सम्मान को छीन रही है। ये भी बहुजन समाज पार्टी को याद रखना चाहिए। खुशी है कि इस बात की, और मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अखिलेश का करंट अटैक की। अखिलेश यादव ने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार वहां सबसे ज्यादा बिजली कटौती कर रही है जहां सपा के समर्थक रहते हैं। सरकार चुन चुनकर सपा समर्थकों के घर की बिजली काट रही है। ये जो उन्होंने कहा है वो सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की कटौती है, और खासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है, वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है और आज भी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली के साथ साथ सरकार ये कह रही है कि इनके टारगेट है कि 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप प्रतिदिन 100 लोगों की बिजली काटिए और उन पे कार्रवाई करिए। बिजली तो अब चलिए अखिलेश के बिजली वाले अटैक पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ शैलेश जुड़ चुके हैं। शैलेश, ये अखिलेश यादव तमाम आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थक रहते हैं वहां पर बत्ती गुल हो रही है ज्यादा। इस पर आया पलटवार भाजपा का? देखिए, अगर बात करें पूरे प्रदेश में जो बिजली संकट है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। और जब ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें देखिए कोई चिन्हित करके फिलहाल हमें तो नज़र नहीं आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि निश्चित रूप से अब इस गर्मी के संकट को लेकर, बिजली कटौती के संकट को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है, और यही वजह अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और ये कहा है कि इंटेंशनली ये सब हो रहा है। जहाँ पर सपा का वोटर रहता है वहाँ पर ज़्यादा बिजली काटी जा रही है, लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए हैं। हालांकि अभी तक कोई अगर बात करें तो ऊर्जा मंत्री की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो है वो जारी नहीं की गई। लेकिन निश्चित रूप से अब इसको लेकर सियासत तेज हो रही है, राजनीति गर्म हो रही है। इससे पहले अगर बात करें तो जो सपा के विधायक हैं मनोज पांडे, उन्होंने भी एक पत्र लिखा था एमडी पावर कॉरपोरेशन को, जिसमें कहा था कि जो उनका विधानसभा क्षेत्र है ऊंचाहार, वहां पर बिजली कटौती की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहां के जो लोग हैं परेशान है, छात्र छात्राएं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किसान जो है उसको फसल काटने को लेकर समस्याएं हो रही है। तो देखिए, सपा के विधायक ने भी इसे लेकर शिकायती पत्र लिखा था, और उसके बाद में अगर देखिए तो लगातार तमाम जगह से शिकायतें आ रही है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि ये शिकायती पत्र सिर्फ सपा के विधायक ने नहीं लिखा था, बल्कि राज्य मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, वो भी रायबरेली से आते हैं, उन्होंने भी लिखा था। उन्होंने तो सीधे ऊर्जा मंत्री को लिखा, उनके क्षेत्र में भी समस्या है। तो यानी अगर इन चीज़ों को देखें, जो शिकायतें सामने आ रही हैं वो साफ बताती है कि समस्या का सामना सिर्फ वो क्षेत्र नहीं कर रहे जहाँ पर सपा से विधायक है, सपा के वोटर, बल्कि खुद जो राज्य मंत्री है सरकार में, जो भाजपा के विधायक है, वो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, वो भी ये बिजली कटौती का मसला उठा रहे हैं। शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। मथुरा से बड़ी खबर है, शादी में गोली लगने से दुल्हन की मौत हो गई है। मथुरा के मुबारकपुर गांव में वारदात हुई है। बड़ी जानकारी है, घर वालों ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने दुल्हन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभी तक किसी आरोपी की नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। मथुरा के मुबारकपुर से बड़ी जानकारी है यहाँ पर। अब देखिए, अभी तक कहा जा रहा है आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन घर वालों ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने, शादी में गोली लगने से दुल्हन की मौत का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ यूपी में लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ आज रमजान का आखिरी जुम्मा है। आज मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा होगी। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अलविदा जुम्मे की नमाज सड़क पर अदा नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इस बार सड़क पर नमाज नहीं होगी। वहीं विवाद से बचने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी पहल की है कि इस बार सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए।
चलिए, हमारे दो सहयोगी इसी पर और जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विवेक हमारे साथ है, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ है। सबसे पहले विवेक का ही रुख कर लेते हैं। विवेक, वहां पर किस तरीके से रमजान का आखिरी जो जुमा है वो उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्या जानकारी है राजधानी लखनऊ से? देखिए दीपा, राजधानी लखनऊ में 3 जगह नुमाइंदगी करती हैं जो मुस्लिम धर्मस्थल हैं। सबसे बड़ा धर्मस्थल है ये बड़ा इमामबाड़ा, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, आपको नज़ारा दिखाएंगे। इससे पहले हम ऐशबाग का जो ईदगाह है वो दिखा चुके हैं और टीले वाली मस्जिद में दिखा चुके हैं। ये ईदगाह के बाद सबसे बड़ी जगह है जिसे बड़ा इमामबाड़ा बोलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए आप तैयारियाँ किस तरह से हैं। चूँकि 44 डिग्री टेम्परेचर लगभग है इन दिनों, 44 डिग्री के आसपास, यानी 1:15 बजे जब अलविदा की नमाज शुरू होगी तो उस समय सूरज और गर्मी चरम पर होगी, भीषण गर्मी होगी। इसलिए जो शामियाने हैं वो आप देख रही हैं, शामियाने तने हुए हैं। ये भूल भुलैया है, सामने जो इमारत आप देख रही हैं वो भूल भुलैया है, वहाँ शामियाने लगे हुए हैं, दरियाँ बिछी हुई हैं, कालीन बिछे हुए हैं और जगह जगह पर वज़ू करने के लिए पानी और जो बर्तन है वो रखे गए हैं। इसके अलावा पूरे परिसर में आप देखेंगे तो लाउड स्पीकर, अगर हम आपको दिखाएं तो लाउड स्पीकर अंदर की तरफ लगे हैं, यानी जो लाउड स्पीकर इन मीनारों पर लगे होते थे वो नीचे कर दिए गए हैं और उनका आकार भी छोटा कर दिया गया है। यानी बड़े जो लाउड स्पीकर थे वो हटा के छोटे छोटे लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। और इस तरफ अगर हम जो मुख्य द्वार है वहां का नजारा आपको एक कैमरा थोड़ा सा घुमाकर कैमरा से कहूंगा कि दिखाएं। जो मुख्य द्वार है यानी जो एंट्री का गेट है वहां पर जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है वो भी भीतर की तरफ है। अभी तक ये लाउड स्पीकर बाहर की तरफ होते थे ताकि आसपास के लोग जो मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहां पर चले जाएं, वहां आवाज चली। ठीक है विवेक, किस तरीके से लाउड स्पीकर का मुंह परिसर की तरफ किया गया है, इसको लेकर पूरी जानकारी आपने दी। मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई है, क्योंकि सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी और रमजान का आखिरी ये जुमा है, कैसी तैयारी आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, अलविदा जुमे की नमाज संगम नगरी प्रयागराज की मस्जिदों में भी अदा की जाएगी और ये पहला मौका होगा जब नमाज सड़कों पर नहीं होगी बल्कि मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाएगी। इसके लिए खुद धर्मगुरुओं ने पहल की हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, इस बार नमाज को लेकर क्या तैयारियां हैं और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? अब की नमाज जो शासन का आदेश है कि मस्जिदों के अंदर होगी, पहले जो है अलविदा की नमाज सड़कों पर भी होती थी, उसका सब लोग पालन करें। सभी धर्मगुरुओं ने अपील भी किया है कि लोग अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ें, मस्जिद के बाहर नमाज कहीं भी नहीं होगी। आप बताइए, नमाज को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, नमाज की तैयारी तो पूरी तरीके, लेकिन बहुत दिली जो है अफसोस इस बात का है कि जहाँ पे मतलब सालों साल से यहाँ पे नमाज होती रही है और हिंदू मुस्लिम सद्भाव, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का एक बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है, लेकिन अब की नमाज यहाँ पे नहीं होगी। बहुत अफसोस की बात है। शासन पर मस्जिद में तो नमाज तो मस्जिद में नमाज होगी, लेकिन क्योंकि पूरे जिले से लोग आते थे यहाँ पे और इसके बाद यहाँ अलविदा की नमाज पढ़ने के बाद फिर लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं। आपको तैयारी दिखाते हैं। इस वक्त हम चौक की जामा मस्जिद में मौजूद है। सड़क पर नहीं नमाज होगी, लिहाजा छत पर आप देख सकते हैं कि शामियाने लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। जो लोग हैं उनसे हम जल्दी से बात कर लेते हैं। बताइए, ये जो बदलाव हो रहा है, ये पहल जो है, इसको किस तरह से देखते हैं? पहल अच्छी है, होना चाहिए, जो कि रोड पे जाम लग जाता है, जो जनमानस है उसको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। मतलब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार नहीं किया, आप लोगों ने खुद ही पहल कर लिया? लेकिन ये पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए, सिर्फ एक धर्म पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी आप देखिएगा तो जागरण के नाम से भी रोड जाम हो जाती है। बिल्कुल, अब सबके लिए नियम बन गए हैं कि सड़क पर कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, लाउड स्पीकर सीमित संख्या में बजेंगे, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में भी अलविदा जुमे की नमाज की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिल्कुल ठीक है। और धर्म गुरुओं ने भी ये आश्वस्त किया है लोगों को कि शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज है वो अदा की जाएगी, कहीं पर भी माहौल खराब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका मोइन, और विवेक आपका भी तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें। सपा विधायक आशुतोष मौर्य ने बिसौली बिजली घर से में कर्मचारी को पीटा। ये बड़ी खबर है। देखिए, सपा विधायक आशुतोष मौर्य पर आरोप है कि बिसौली बिजली घर में कर्मचारी को पीटा। अपने गुर्गों के साथ पहुंचे सपा विधायक ने बिजली घर में तोड़फोड़ की है, ऐसी खबर है। देखिए, लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों के साथ वो पहुंचे बिजली घर और वहां पर जाकर के तोड़फोड़ की है, मारपीट की है। बिसौली के सपा विधायक है आशुतोष मौर्य, जिन पर आरोप है समाजवादी पार्टी के विधायक की गुंडई से बिजली कर्मचारियों में गुस्सा है, आक्रोश है, रोष है और देर रात बिजली घर में जाकर तोड़फोड़ की गई है।